विचार प्रकट किए जाएंगे। बाद में भोजन, भोजन के बाद जो सभी उपस्थित लोग हैं वो अलग अलग विषयों पर ग्रुप डिस्कशन करेंगे और प्रेजेंटेशन करेंगे। अब उनके द्वारा जो सवाल उठाए गए उनका समाधान देने के लिए हमारा ये विचार मंच यहाँ विराजमान है, तैयार है। अंत में चाय पानी के बाद जो कुछ हम लोगों ने दिन भर सोचा है उसके बारे में हम कुछ रिजोल्यूशन पास करेंगे। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है इसके ऊपर कुछ नियोजन करेंगे। अंत में ग्रुप सिटिंग और आभार प्रदर्शन करके इस धर्मोपदेश का समापन किया जाएगा। अभी मैं बंदेगण को विनती करता हूँ कि कृपया हमें त्रिशरण पंचशील दीजिएगा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शिलेन सुगतियन्ति शिलेन भोग संपदा शिलेन निभूतियन्ति तस्मात् शीलं विशुद्धये साधु 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 इमं शरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुगं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन शीलं संपादयेत्। साधु साधु साधु। मंगल। अभी सब लोग चेयर पे बैठ के आधे घंटे के लिए कुछ सिटिंग करें। मैं माननीय धरणीय जी को विनती करता हूँ कि कृपया ग्रुप सिटिंग का नेतृत्व करें। अभी सब मेरे भगिनी बांधव, अभी ये प्रोग्राम शुरू हो गया है। हम अब आधे घंटे के लिए अपना जो मोबाइल वगैरह बंद रखेंगे, किसके साथ बात नहीं करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे और अपना चश्मा उतारेंगे और आधे घंटे के लिए हमें जो भगवान बुद्ध ने जो टेक्निक दिया है आनापान का, वो हम शांत चित्ते से आनापान का उचित समय पर
धन्यवाद बंते जी तथा माननीय आचार्य। अभी हम हमारे बंते जी और आचार्य जी का स्वागत करेंगे। सबसे पहले बंते संघ कीर्ति का स्वागत करने के लिए मैं और की गुरुजी को विनती करता हूँ कि कृपया बंते जी का स्वागत करना। बनते विपक्षी का स्वागत बोधले जी करेंगे। आज इस धम्म परिसा को प्रकाशमान करने के लिए विपक्षना शिक्षक माननीय डांगी गौड़ जी, माननीय गजवी गौड़ जी, माननीय रंकी गौड़ जी उपस्थित है। सबसे पहले माननीय डांगी गौड़ जी का स्वागत करने के लिए मैं पंजाब से आए हुए माननीय राजकुमार जी को विनती करता हूँ, कृपया उनका स्वागत करें। माननीय राजकुमार। डांगी गौड़ जी भी आए हैं और गजबी गौड़ जी भी आए हैं। मैं तमिलनाडु से आए हुए माननीय मोहन जी को विनती करता हूँ कि कृपया गजबी गौड़ जी का स्वागत करें। माननीय मोहन शाक्य, he will welcome honorable गजबी गौड़ जी। विनती करता हूँ माननीय अशोक जायसवाल। इस स्वागत समारोह के बाद अभी अगला सूत्र संचालन करने के लिए मैं माननीय शालीन मैडम को विनती करता हूँ। समण संस्कृति संघ की तरफ से आज इस धम्म परिसा में सम्मिलित हमारे आदरणीय भक्तगण, हमारे विपश्यना के आचार्य जी और इस देश के विविध राज्यों में से यहाँ आकर विराजमान सारे भाई बहनों को वंदन। आज 14 अक्टूबर 2022 एक ऐतिहासिक दिन भी है। इस दिन आयोजित इस धम्म परिसा का क्या हेतु रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमें संबोधित करने के लिए मैं इस विचार मंच पर आदरणीय शुद्धोधन जी आयर सर को निमंत्रित करती हूँ कि वो हमें इस धम्म परिसा के प्रयोजन का मूल हेतु स्पष्ट करें। आदरणीय शुद्धोधन जी आयर सर। सभी को प्रणाम। आज से बिल्कुल 44 and 22 66 ईयर्स की पहले 66 साल पहले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस भूमि पर फिर एक बार धम्म का गूंज लगाई और तब से लेकर आज तक कुल 3 पीढ़ियां बीत गई है। अभी अभी जरा कुछ लग रहा है कि इस 3 पीढ़ियों के बाद कुछ दिशा हमें मिल रही है। तो ये बंते धम्मनाथ जी और उनके उपासक साधिकाओं ने
अन्य अपने भिक्खुओं तथा विपश्यना शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करके ऐसा सोच लिया कि आगे के प्रवास के बारे में हम कुछ सोचें। जो अभी तक हमने हासिल किया है उसका मूल्यांकन करें। जो कुछ खामियां हमें दिख रही है या नजर आ रही है उसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका जवाब सब लोग मिलकर ढूंढें और आने वाले समय के लिए हम किस तरह से ये धम्मनाद, ये धम्म की गूंज आगे जाए, बढ़े, इसका प्रयास करें। We are finding that the very first question, Honorable Dais, I would like to mention, is regarding language. Here we are having the representative from the Tamil Nadu, from Punjab, from Gujarat, even from Uttar Pradesh, one can say, Maharashtra, Karnataka. But we don't know what is happening in Punjab. पंजाब में क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं है। तमिलनाडु में क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं है। हालांकि धम्म का काम तो सभी जगह चल रहा है, लेकिन इस कार्य के बारे में, इस धम्म समिट के बारे में भाषा ने जो एक बंधन हम पे डाला है उसे हम किस तरह से उभार कर आए इस समस्या से, इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी समस्या, द सेकंड प्रॉब्लम is of course regarding the Saturn caste system। ये शैतानी जाति व्यवस्था है, ये अपने धम्म कार्य को किस तरह से बाधा डाल रही है और इस बाधा से हम किस तरह से उभर कर आए, ये भी एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। हम कब तक इन समस्याओं से दूर रहेंगे? और समस्या ऐसी है कि जो हमारे देश की संस्कृति है, शमन संस्कृति है, उसके अवशेष देश के कोने कोने में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में अनजान है। हम पंजाब में गए थे, हरियाणा में गए, वहां सम्राट हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उसके अवशेष है। बनते नागसेन, मिलिंद प्रश्न के जो बनते नागसेन इज फ्रॉम पंजाब, टुडेज पंजाब। पंजाब के ही लोगों को मालूम नहीं तो बाकी लोगों को कैसे मालूम हो जाएगा? When we visited Karnataka along with बनते की धम्मनाद, वहां सन्नति में हमने सम्राट अशोक के अवशेष देखे। I got so emotional after seeing that। कहाँ पटना है, बिहार है, कहाँ सन्नति है, and even in Tamil Nadu। So जो हमारे यहाँ कुछ 2-3 बच्चे दिख रहे एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज ए टोकन ऑफ द फ्यूचर, क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि उनको इस विरासत की हम कुछ जान पहचान करवाएं किसी ना किसी तरीके से?
वो कैसे कर सकते हैं? हम सोच रहे हैं कि हमें ये जो समण संस्कृति है, ये जो बौद्ध संस्कृति है, ये हमारे बच्चों में हम किस तरह से इसका बीजरोपण करें ताकि हमारे बच्चे जब जवान हो जाएंगे सीना तान कर तो नहीं, लेकिन कम से कम विनम्रता से, लेकिन निश्चित भाव से कहेंगे कि हाँ, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के अनुयायी हैं। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? What we have to do regarding that? ऐसी कुछ समस्या है कि जिसके बारे में उन समस्याओं को हमें भेजना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा और उसके ऊपर हमें समाधान निकालना पड़ेगा। अगर हम ये मिडिल क्लास के लोग, ये मध्यम वर्ग के लोग इन समस्याओं को अगर हम आज नहीं भिड़ पाएंगे, अगर हम आज नहीं समाधान निकल पाएंगे इनका, तो फिर क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो बहुत आर्थिक दृष्टि से जो बहुत कुछ दबे हुए तबके हैं समाज के, उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? If this middle class, somewhat resourceful middle class, is unable to find out the solution to these problems, then how can we expect the marginalized sections economically and by all other means? How can they come forward and find out the solution to these problems? So we honestly feel that these problems are to be addressed. ये समस्या तो बहुत बड़ी है और हमारा ऐसा आकलन है कि इन समस्याओं का समाधान किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन के जरिए नहीं हो सकता। There are big problems, bigger than any individual, bigger than any organization. So we need some collective efforts to find out the solution. Well, that is the main purpose of this Dhamma Parisa. ये उसका एक हेतु है। हम सब अपने अपने क्षेत्र में मशहूर लोग हैं। We are really extraordinary in our own field. No doubt about that. But when we will think collectively, we'll try to find out the solutions collectively, then it is possible that after many such attempts, ऐसे अनेक प्रयासों के बाद शायद हम कुछ नतीजे पे पहुंचे जिससे हम आने वाले जनरेशन को बता सके कि बेटा ये रास्ता जो है ये रास्ता गलत है और ये जो रास्ता है ये रास्ता सही है। ये बताने की क्षमता इस समाज में आई, तथागत सम्यक संबुद्ध जी के अनुयायियों में आई। इसके लिए ये प्रयास चल रहा है। The attempt is for that, and that's why we have tried, of course, with our limitations, very big limitations. In fact, would be very happy if this function could have been arranged in a much larger scale.
with many other people. But as I said earlier, we are having some limitations. But within that limitations, we have decided that we will try our utmost. तो इन हमारी मर्यादाओं के बावजूद हम पूरा प्रयास करेंगे, इन मर्यादाओं में ही क्यों न सही, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इन सब समस्याओं के बारे में हम लोग सोचेंगे और इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। हमारी कुछ साथी बुद्धिज्म की एकेडमिक पढ़ाई भी कर रहे हैं। मेडिटेशन तो सभी कर रहे हैं। उसमें हम कई बार कई संज्ञाओं से हम परिचित हो जाते हैं, जैसे कि देवलोक है, जैसे कि पुनर्जन्म है, जैसे कि कर्म विपाक सिद्धांत है। इन संज्ञाओं का, इन परिभाषाओं का उस जमाने में क्या अर्थ था जब तथागत सम्यक संबुद्ध जी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया? उस जमाने में इन शब्दों का क्या अर्थ था? आज इनका क्या अर्थ है? क्या पिछले 2500 सालों में इन शब्दों के अर्थ वैसे के वैसे रह गए हैं या उनमें कुछ बदलाव आया है? Have this terminology been changed during the course of last 2500 years? What was the meaning of Devaloka at the time of Tathagata Samyek Sambuddha? And what is the meaning of Deva in today's terminology, in today's culture, in today's time? Is there any change or is it the same? We need to find out solutions to even such kind of issues. It is very essential. Otherwise, again, it is possible that by making some wrong interpretation, by following some wrong terminology, again we may fall prey to the same problem, same trap. तो इससे भी हम, इसके ऊपर भी हम किस तरह से हम सोचेंगे, किस तरह से हम इसके बारे में समाधान निकलेंगे? Well, these are some of the questions which this Dhamma Parisa would like to address. And of course, as I said earlier, this is the attempt. ये एक प्रयास है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो भी कुछ यहाँ समाधान निकलेगा या जवाब ढूंढेगी वो अंतिम होगा, लेकिन ये प्रयास प्रामाणिक रहेगा। The attempt will be honest. Whether we get right answer or wrong answer is altogether different question. What we will try to find out is our attempt. Our attempt should be honest to address these questions. So, with this, you can say introduction. I would like to stop over here. और फिर आगे की बात रखने के लिए मैं माननीय शालिनी मैडम को आमंत्रण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। बहुत ही मूल्यवान कीमती वक्त हम जिस लिए आज गुजारने जा रहे, देने जा रहे हैं, वो पल कैसे गुजरेगा इसके बारे में कुछ खास मुद्दे सर हमारे सामने रखे गए हैं अपने प्रस्तावित में।
इसके बाद आदरणीय बनते धर्मनाथ जी जो हाल ही में ताइवान कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम सेमिनार के लिए ताइवान जाकर आए हैं, जहाँ पर उन्होंने उनका इनविटेशन जो है वो मैं खासकर यहाँ बंदे जी के अनुमति से रखना चाहूँगी। उस इनविटेशन में ये इनविटेशन प्रोग्राम चीन और चाइना और ताइवान के को-ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइज किया गया था और उसके अनुसार 28 सितंबर को ही वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था और वहाँ पर उन्होंने खास कर इस इनविटेशन में लिखा है कि ताइवान मॉरल कैरेक्टर प्रमोशन सेमिनार will be held at 9:30 a.m. and invite you to publish the Indian Ambedkar Primary School Character Education Promotion Program to facilitate the application of moral education, exchanges the resource sharing between Taiwan and India. तो हम सब के लिए हमारे देश से इंटरनेशनल लेवल पर कैरेक्टर बिल्डिंग और नीति मूल्यों का हमारे देश का एक प्रमोशन जो बनते आदरणीय धर्मनाथ जी के नेतृत्व में हुआ, जहाँ पर पूरे विश्व को धर्म की ज़रूरत है, यही चीज़ हमारे सामने आती है। तो मैं आदरणीय बनते जी से गुजारिश करना चाहूँगी कि हमें भी इन सब की ज़रूरत है। आप वहाँ के जो आपके अनुभव रहे हैं, साथ साथ आज हम इन सब चीज़ों को आगे लेके जाते समय क्या खास चीज़ों का ध्यान रखें, कौन सी जिम्मेदारियाँ हम पर है, इन सब के बारे में आप हमें संबोधित करें। आदरणीय बनते धर्मनाथ जी। श्रमण संस्कृति संघ की ओर से आज ये धम्म परिसर का प्रोग्राम आयोजित किया गया। उसके लिए जो आयोजक टीम थी, सिक्की ग्रुप, उपासक विद्यानंद बोधिले, उपासक सुधोधन आयर सर, शालिनी मैडम, डॉक्टर भारती मैडम और सभी, और इस मंच पर आसीन आदरणीय भिक्षुगण, भंते संघकीर्ति, भंते विपस्सी और साथ ही साथ विपस्सी टीचर डांगे सर, गद्दी सर, वर्गे गुरुजी, इन सब के माध्यम से एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। मगर ये कहना चाहूंगा कि ये छोटा सा प्रोग्राम ना होकर ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम बन चुका है, क्योंकि इस प्रोग्राम में
सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, यहाँ से लोग इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। इसलिए ये प्रोग्राम, इसकी ऊंचाई नेशनल लेवल तक जाती है। अभी जो बात की गई थी कि मैं अपने ताइवान के अनुभव को कुछ यहाँ पे शेयर करूं, लेकिन उसके पहले आज का प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है कि पंजाब के लोग, कर्नाटक के लोग, गुजरात के लोग, तमिलनाडु के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, इसका कारण क्या है? तो इसका यही कारण है कि हम सब पूरे भारत में धम्म के संस्कृति का बीजारोपण करना चाहते हैं। धम्म का ध्वज पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं। जब तक पूरे भारत में हम एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमें धम्म के लिए एक सही दिशा प्राप्त नहीं हो सकती। और एक दिशा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा राष्ट्र एक है, बोली अनेक है, धर्म अनेक है, पंथ अनेक है। हम विभिन्न व्यवस्थाओं में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। उन सब की बेड़ियां अगर तोड़ना है तो वो धम्म के माध्यम से ही टूट सकती है। यहाँ पे विचारों के साथ साथ एक नाता और भी हम सबका है कि हम सब के सब महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध इनके अनुयायी है। हम जो यहाँ आए हुए हैं अपनी पहचान लेके नहीं आए हैं। हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपनी पहचान के माध्यम से भी इकट्ठे नहीं हुए हैं कि मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, मैं अमुक हूं, फलाना हूं। ये कारण नहीं हो सकता है। हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हम सब के सब भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और उनके धम्मों को अपने जीवन में आचरण करते हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और इसका प्रैक्टिकल भी, इसकी शुरुआत जब सुदर्शन अय्यर सर और उनके काफी साथी वर्की गुरुजी के घर पर बैठक ले रहे थे, तो मैंने एक दिन वर्की गुरुजी को पूछा कि आप क्या कर रहे हो? बोले कि नहीं, हम ऐसे ऐसे सारे उनके सानिध्य में हम श्रमण संस्कृति का काम करना चाहते हैं। मतलब श्रमण संस्कृति का काम क्या करना चाहते हैं? बोले कि हम सामने शिविर लेना चाहते हैं। तो मतलब आप सामने शिविर ले रहे हो, तो क्या इसके पहले किसी ने सामने शिविर नहीं लिया? क्या आपके बाद में कोई सामने शिविर नहीं लेगा?
फिर हम अपने सामने शिविर में औरों के सामने शिविर से क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतर दे सकते हैं, जिसके माध्यम से हम ये लोग जुड़े। तो बोले कि क्या करना चाहिए। और भी सामने शिविर हो रहे हैं, लेकिन अगर हम सामने शिविर लेंगे तो हमारा सबसे पहले उस सामने शिविर का एक ड्रेस कोड होना चाहिए। एक फिर उस सामने शिविर के अंदर में चारिका होनी चाहिए। फिर उस सामने शिविर के अंदर में ध्यान साधना होनी चाहिए। फिर उस सामने शिविर के अंदर में पाली का अध्ययन होना चाहिए। फिर उस सामने शिविर के माध्यम से सामाजिक कार्य के प्रति जागरूकता कैसी बढ़ाए, इसका प्रबोधन होना चाहिए। इन सारे चीजों को लेके अगर हम सामने शिविर लेते हैं तो ही जो 10 दिन के लिए श्रमण बनेगा वो आने वाले पीढ़ी के लिए एक सच्चा धम्म का उपासक बनेगा। मगर सामने शिविर हो रहे, शालिनी मैडम ने लिया करके डॉक्टर भारती मैडम ले, ऐसे सामने शिविर हमें नहीं चाहिए। कंपटीशन करना नहीं है, हमें वो बीज इस धरती पे डालना है ताकि एक श्रमण अगर इस धरती से उत्पन्न हो जाए तो उसको देखकर न जाने कितने श्रमण इस धरती से उत्पन्न हो, इस तरह का हमें बीजारोपण करना है। तो ये सामने शिविर की नींव जब रखी गई तो इसका पहला प्रैक्टिकल हुआ कर्नाटक में। तो मेरे पास में प्रस्ताव आया कि जितने भी श्रामणर बनेंगे वो सारे के सारे विपस्सी साधक रहेंगे। मतलब अच्छी बात है, अगर विपස්සना के माध्यम से अगर आप भविष्य में सामनेर बनना चाहते हो तो इससे बड़ा गोल्ड टास्क दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो उन्होंने वो कोशिश की, लेकिन मेरी कंडीशन थी कि जब तक मुझे, अगर मैं बाहर का अरेंजमेंट कर लूं लेकिन इन श्रवणों को पढ़ाने के लिए मुझे अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, तब तक मैं सामने शिविर भी आयोजित नहीं करूंगा। नहीं तो आज भी सामने शिविर हो सकता है, चीवर दे दिए, बैठो आप त्रिशरण पंचशील ये किताब लो, दिन भर में इसको याद करो, दूसरे दिन कहती भोजन के लिए जाओ, हो गया सामने शिविर। वैसे नहीं, इनको सबसे प्रथम तो इनकी 75 सेखियां क्या है ये इनको याद होनी चाहिए। तो हमें अच्छे भंते मिले, शीलवान मिले, गुणवान मिले, तो उनके माध्यम से हमने पहला प्रैक्टिकल कर्नाटक में किया और काफी सक्सेस भी रहा। जब इनकी चारिका हुई तो सोचो, आज यहाँ पे डॉक्टर भारती जी भी है, शालिनी मैडम भी है, मिसेस सोनोने भी है, बोधिली जी भी है। ये अपने क्षेत्र में उस समय अपने क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। अब वो तो उस समय आयर सर्विस जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे थे, तो वो अपने क्षेत्र के राजा ही हुए ना। लेकिन जब एक राजा रंग बनकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर नंगे पांव जब रास्ते से गुजरता है, गुजरने के बाद में थोड़ा दूर जाने के बाद उसके झोली में कुछ भी नहीं गिरता और अचानक से कोई एक आदमी आता है, छंग के साथ में एक रुपए का सिक्का डाल देता है और जो भिक्षा पात्र की गुनगुनाहट होती है वो आदमी को सही मायने में रुला देती और कहती है कि यही तेरा धम्म है, तेरा राज तत्व किसी काम का नहीं। क्योंकि बुद्ध ने
राजा था, रंग बन के लोगों को ज्ञान का दर्शन दिया। आपको भी वही ज्ञान का दर्शन लोगों को देना है, तब जाके धम्म की उत्पत्ति होती है। यही हुआ। और फिर इसका रिजल्ट भी इतना अच्छा मिला। हम लोग निकले रास्ते से, हमने तो सोचा कि हम अपने बस्ती में चारिका करेंगे, लेकिन जैसे जैसे गुजरते गए, आप सोचो, यहाँ तक कि ब्राह्मण और लिंगा समाज भी उस चारिका को देख के रुका और उन्होंने भी ये कहा कि हमें भी थोड़ा दान देना का, पुण्य कर्म करने की इजाजत दे दो। तो उन्होंने भी हमें रोक कर दान दिया अपने घर के सामने। कर्नाटक में हो जाने के बाद में फिर पंजाब में हुआ, दोनों हुए, श्रमण शिविर और सामनेरी शिविर। और सभी जो पंजाब में जो उपासिका सामनेरी बनी थी, वो भी आज के इस धम्म परिसा में बैठी हुई है। तो ये आने वाले समय के लिए हमें धम्म इस तरह से चाहिए, क्योंकि थाईलैंड की एक परंपरा है, श्रीलंका की एक परंपरा है, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा, इन सब की अपनी अपनी एक ट्रेडिशन है। लेकिन भारत के पास में ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं है कि वहां पे राजा भी राजगद्दी पे बैठना हो तो कम से कम 2 साल तक चीवर में रहता है, उसके बाद में वो राज सिंहासन पे बैठता है, तब जाके उस देश के अंदर में एक भाषा, एक राष्ट्र का सिद्धांत चलता है, तब जाके वहां पे धम्म की गूंज, धम्म का ध्वज बड़े पैमाने पे लहराता है। आज हमारे पास में वो चीज नहीं है। पूरे भारत में मुझे तो लगता है कि भंते जी हमारे पास में तो संघ राजा भी नहीं है, संघ राजा भी नहीं है हमारे पास में, संघ भी नहीं है, संघ भी नहीं है, मैं माफी करूंगा, संघ भी नहीं है। आपने बोल दिया संघ, लेकिन मैं कहता हूं ऑन द पेपर संघ भी नहीं है। संघ कौन सा? चीवर पहनने से संघ नहीं होता। संघ वो होता है जो बुद्ध शासन को स्थापित करता है और उसके लिए दिन रात काम करता है, वो संघ होता है। फिर उसमें चीवरधारी भी आता है, उपासक भी आता है, वो संघ शासन हमें चाहिए। वो संघ शासन आज भी यहां नहीं है, वो संघ शासन। हमें उस संघ शासन की जरूरत है। अभी तो हमारे पास में जो संघ है, चाहे उपासक संघ हो, चाहे वो भिक्षु संघ हो, कभी भी ऐसी नहीं हुआ कि अगर कोई संघ अगर कोई फंक्शन करता है तो उसका वार्तालाप, उसकी चर्चा विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हो जाए और वो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होकर एक फंक्शन को सक्सेस करने के लिए एक साथ काम करे, उसको कहते संघ शासन। वो होता है संघ शासन। आज वो संघ शासन नहीं है। आप श्रीलंका में जाओ, अलग अलग बनते हैं, अलग अलग विहारों में 100 50 200 बनते हैं, लेकिन अगर फंक्शन करना है तो सारे विहारों के बनते एक साथ आकर विचार विमर्श करके उस फंक्शन को सक्सेस करने के लिए काम करते हैं उपासक और उपासिका, तब जाके संघ का शासन मजबूत होता है। वो चीज हमें चाहिए। आप लोगों ने धम्म तो ग्रहण कर लिया, चलो। पिताजी ने बुद्धं शरणं गच्छामि से लेके तो त्रिशरण, पंचशील, अष्टशील ग्रहण तक कर लिया, लेकिन पिताजी के बाद में बेटी की अवस्था क्या है? आप में से कई लोग अच्छे विपस्सी भी है, अच्छे साधक भी है, लेकिन आपके जनरेशन में पूछा जाए तो आपके बेटी की अवस्था क्या है? क्या वो उस रास्ते पे है?
क्या उस रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं? तब हमें हमारे पास में एक प्रॉब्लम आता है, नहीं वो पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल पढ़ाई कर रहा है, हमने कब बोला नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई तो करना चाहिए, पढ़ाई तो मास्टर की है, लेकिन उससे भी बड़ी मास्टर की तो धम्म है, धम्म का ज्ञान है। वो कुंजी कब दोगे? वो भी तो कुंजी देना चाहिए, उसका भी तो सराव होना चाहिए। कुछ छोटे मोटे परिवार को छोड़ दिया जाए तो अब तक परिवार के माध्यम से यही मिलता है, पिताजी बड़े जोर से मंच पर काम कर रहे हैं, मगर बेटा पिताजी को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहा है। तो धम्म कैसे फैलेगा, किस तरह से फैलेगा? धम्मों को फैलाना है। अब मैं उस बात पे आता हूं जो शालिनी मैडम ने कहा था कि अपने ताइवान के अनुभव को शेयर करो। तो ताइवान का अनुभव यह है, 2018 में फर्स्ट टाइम मैं वहाँ संगदान का बड़ा फंक्शन था, उस फंक्शन को ज्वाइन हुआ था और उसके बाद में अब गया। 4 साल से उनके पीछे लगा था मैं, ये लेटर देना, वो लेटर देना, ये लेटर देना, वो लेटर देना, कंटिन्यू उनको फॉलोअप करता रहा। और फॉलोअप करने के बाद में सितंबर में उन्होंने मुझे एक इन्विटेशन लेटर दिया कि हम ताइवान में डॉक्टर अंबेडकर रिसर्च सेंटर का डिपार्टमेंट एक यूनिवर्सिटी में ओपन कर रहे हैं और आपके भी स्कूल का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल पब्लिक स्कूल है, तो आप अपने स्कूल की ओर से उस ओपनिंग सेरेमनी के लिए आइए। अच्छी बात है, काफी अच्छा आयोजन किया। और उन्होंने पहली बार चाइनीज लैंग्वेज में डॉक्टर अंबेडकर एंड बुद्धिज्म ये किताब लॉन्च की पूरे चाइना और ताइवान के लिए कि बाबा साहब को अंडरस्टैंड करना है। वो अंबेडकर नहीं बोल पाते, आंबेडकर बोलते, चलो कोई बात नहीं। तो वहां पे जाने के बाद देखा किसी भंते की ये बड़ी मॉनेस्ट्री, किसी भंते की वो बड़ी मॉनेस्ट्री, किसी भंते की वो बड़ी मॉनेस्ट्री। तो वहां पे कम से कम 5 महीने यूनिवर्सिटी को विजिट किया, जिसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके हेड भंते थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। और वहां पे एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ बुद्धिस्ट एजुकेशन भी दिया जाता है, जो हमारे पास में अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल। वहां की ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो वो भंते वहां से ये कहता है, बुद्धा इज नॉट केम टू ताइवान, भगवान बुद्ध ताइवान में नहीं आए, लेकिन Buddha's Dhamma and Buddha's thought came to Taiwan and Taiwan people accept by heartily, तब जाके उनका ताइवान डेवलप हुआ। अब हमें कितना एक्सेप्ट करना है ये हमें सोचना है। बुद्ध तो नहीं पहुंचे ताइवान में, सिर्फ बुद्ध की विचारधारा ताइवान में पहुंची, तो उन लोगों ने इतना बड़ा आविष्कार कर लिया। किसी भी घर में जाओ, किसी भी घर में जाओ, सबसे पहले वो कहेंगे नमो अमिताभा, जैसे कि हम यहाँ पे जय भीम कहते हैं, नमो बुद्धाय कहते हैं, सबसे पहले वो कहेंगे नमो अमिताभा। मेरी पहली विजिट द कॉर्पोरेट बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन में हुई। फिर दूसरी विजिट किसी यूनिवर्सिटी में हुई। काफी विजिट करने के बाद में मैंने उनको अपील की कि आप जितना बुद्धिज्म को यहाँ पे संभाल रखे हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 के पहले एक इंटरनेशनल एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल को एक एप्लीकेशन दी थी
कि मैं कुछ समय के बाद में भारत में बौद्ध धर्म का स्वीकार करने वाला हूं, और मैं आशा करता हूं कि वो श्रीलंका हो, चाइना हो, जापान हो, थाईलैंड हो, जहां जहां बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म विकसित हुआ है, जिन लोगों ने बड़े पैमाने में बुद्ध धर्म को अपना है, वो सारे लोग भारत में आए, भारत के बौद्धों को भाई और बहन समझे और उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाए, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, चाहे वो बिजनेस के बारे में हो, किसी के बारे में हो। आज हमारे पास में हुए नहीं है। सर ने भी जस्ट स्टार्ट किया सिक्की। मैं यहां से चप्पल पहन के गया था सर, बोले कि नो आप चप्पल उतार दो, मैंने चप्पल उतार दी। फिर उन्होंने मेरे लिए शूज भेजे, एक बिजनेसमैन तो शूज लेके आया और सॉक्स भी लेके आया। जब वो शूज लेके आए मेरे पास में तो बोले कि इसे पहनिए वेनेरेबल, ताइवान में चप्पल अच्छी नहीं लगती, चलो बोले यहाँ का ट्रेडिशन होगा, पहना जाए। पहना, और पहनने के बाद में उसने ये कहा, आपने जो जूते पहने हैं ये हमने, एक विहार है, उस विहार के अंदर में रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट था। रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट जो हमारा प्लास्टिक्स है, ये पानी की बॉटल्स है, जितनी भी सारी चीजें हैं प्लास्टिक की, उस प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करके, उस रिसाइकलिंग के माध्यम से उन्होंने कपड़े बनाए और वो कपड़े के जूते बनाए और वो जूते उन लोगों ने मुझे भेंट दी। तो बोला आपने ये प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया? तो बोले इसलिए कि हम अपने सोसाइटी को पहले कुछ देना चाहते हैं और इस तरह से हम अपने सोसाइटी को मजबूत करना चाहते हैं ताकि उस सोसाइटी के माध्यम से जिंदगी भर हम सोशल वेलफेयर का काम करें, धम्म का काम करें। वो चीज हमें यहाँ पे चाहिए जो आज हमारे पास में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे हर एक विहार के साथ में एक इकोनॉमिकली विंग जुड़ी हुई है ताकि उनके सोसाइटी को डेवलप कर सके। अभी वो लुम्बिनी में कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। 4 साल 5 साल पहले मैं उनसे मिला था और मेरी एक इच्छा थी। काफी लोग सोचते हैं कि बंदी जी बार बार कभी थाईलैंड जाते, कभी श्रीलंका जाते, कभी ताइवान जाते, कभी जापान जाते, कभी इधर जाते उधर जाते, लेकिन हमारे एक भंतिकी थे जिन्होंने मुझे पहली बार श्रीलंका लेके गए। मेरे साथ उस समय वर्के गुरुजी भी थे, संतोष वर्के भी थे। लेकिन एयरपोर्ट के पास उतरते मैंने उनके कहा कि भंते जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कदम रखने का मौका दिया, मगर इसके बाद भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊंगा, लेकिन घूमने के लिए नहीं, इन लोगों से जुड़ने के लिए और इनके साथ जुड़कर भारत का विकास करने के लिए। तो 5 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को मैंने देखा, पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन की एक विंग भारत में क्यों नहीं है, क्योंकि उसके 84 कंट्रीज के अंदर में ब्रांचेस है, बड़े पैमाने में, 1-1, 2-2 एकड़ में उनके ब्रांचेस है, काफी बड़ी लैंड लेके। फार्मिंग सेक्टर भी उनका चालू है, सोशल वेलफेयर भी चालू है, एजुकेशन लेवल भी काम चालू है, रिलीजियस लेवल पे भी काम चालू है, सभी क्षेत्र में काम चालू। और सभी जो आज हमारे पास में, मेरे ख्याल पीछे अरविंद सोनटेक के सर बैठे हैं, उन्होंने एक योजना बनाई, प्लानिंग बनाई कि जितने भी रिटायरमेंट हो चुके हैं कम से कम सर्विस के बाद में क्या करें। सर्विस में तो कुछ नहीं कर पाए, कम से कम सर्विस के बाद में जितने भी रिटायरमेंट लोग हैं, कम से कम अपना बुढ़ापा जो है धम्म को समर्पित करके और धम्म का काम करने की कोशिश कर दे, ताकि उनके नाती भी आने वाले समय में ये धम्म के बीज लेके, धम्म का ध्वज लेके अपनी जिंदगी का उद्धार कर सके। तो वहां पे इसी तरह के जितने भी रिटायरमेंट लोग हैं, सब वो वहां पे वॉलेंटरी काम करते, अनपेड।
अपना घर से टिफिन लेकर आते हैं, अपने ट्रैवलिंग से आते हैं और वहां पे एक साथ टिफिन करते हैं और वहां पे पूरा काम करते हैं। आज क्या हम ये पूछ सकते हैं कि हमारे पास में जो जितने रिटायर हो चुके हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, आप थोड़ा अनपेड धम्म की सेवा कर पाएंगे? तो शायद किसी की कमर दर्द देंगे, तो शायद किसी को शुगर की याद आएंगी, तो शायद किसी के चेस्ट में दर्द होगा, चाहे किसी के नाती की शादी होगी, पोते की शादी होगी, ये होगा वो होगा। हम इतने परिवार में इमोशनली हो चुके हैं कि धम्म के लिए समय ही नहीं निकल रहा है। इतने ऑप्शन, इतने ऑप्शन, इतने ऑप्शंस, लेकिन वहां पे तो वैसे नहीं देखा मैंने। इतनी सारी व्यवस्था उन लोगों ने की और टाइम के पंक्चुअल। मुझे कहा कि वेनेरेबल टुमारो मॉर्निंग आपको 7:30 बजे रेडी रहना, लॉबी में रहना है, हम आ जाएंगे। तो 7:25 से वो 1 घंटा ट्रैवलिंग करके होटल में आ जाएगा। हमारे पास में तो 7 बजे बोलेंगे तो 7 ना, हमारा प्रोग्राम में 8 बजे स्टार्ट होता, तो 7 बजे वो उठने की कोशिश करेगा। ये भी एक सबसे बड़ी बात है, पंक्चुअलिटी नहीं है समय का। ये भी सारी बात है। तो हमें ऐसी लगता है कि हमें भी आज सर के माध्यम से, उनके सारे साथीदारों के माध्यम से ये सारा संघ यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की। तो ये संघ धीरे धीरे अपने आप को भी, मैंने काफी समय, सबसे पहले तो मैं संतोष से जुड़ा, बाद में फिर सर से जुड़ा, संतोष के सर से जुड़ा, इन सबको कहता हूं कि आप ही लोगों ने मुझे उस प्लेटफॉर्म पे लाया है, लेकिन आपकी बुद्धि क्षमता, आपकी इंटेलेक्चुअलशिप तो उन लोगों को बताओ, ताकि वो भी आपको बड़े प्यार से गले लगाए और स्वीकार करे कि ये है बाबा साहब के सही बंदे जो आज यहाँ पे आए और फिर से भारत के लिए काम करना चाहते हैं। इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं अकेला नहीं भाग सकता हूं, लेकिन अभी आपकी जरूरत है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, मेरा ड्रीम था, मैं वहां तक आने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आने वाले दिसंबर में ताइवान के कम से कम कुछ बिजनेसमैन, कुछ भंते लोग मुंबई आ रहे हैं और मुंबई में चाहे वो किसी भी जगह हो, एक ब्रांच ओपन करना चाहते हैं मुंबई में। तो मैं आपका सहयोग मांगता हूं कि आप उनके लिए अपने धम्म भाई और धम्म बहन बने और उनके साथ में जुड़कर काम करें, ताकि निश्चित तौर पे यहाँ की मनोवादी व्यवस्था, यहाँ की प्रस्तावित व्यवस्था अगर हमें साथ दे या ना दे, मगर धम्म का कारवा इतना बड़ा है कि वो लोग निश्चित तौर पे आपको साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं, अपने दिल के दरवाजे खोल के बैठे हैं कि आइए हमसे जुड़िए, मगर सच्चे दिल से। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ताइवान में हम एजुकेशन फ्री करते हैं, लेकिन शर्त एक ही हो कि हमारे पास में एजुकेशन मुंडन करके होगा। बाल काट के आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। जो भी एकेडमिक एजुकेशन है वो एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ हम आपको बुद्धिस्ट रिलीजन की टीचिंग भी देंगे, उसकी भी शिक्षा देंगे, ताकि आपके अंदर में शिक्षा के साथ साथ धम्म की परिपक्वता भी बढ़े।